बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इसमें मोमेंटम, है ना। मोमेंटम क्या होता है समझते हैं जरा, ठीक है। हेडिंग डालिएगा मोमेंटम। इसको अपन लोग डिनोट करते हैं पी से, मतलब ये पी वेक्टर होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, पी से डिनोट करते हैं। अगर कोई मास हो, है ना, कोई बॉडी हो एम मास का और वी वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा हो तो अपन लोग बोलेंगे मोमेंटम जो होगा वो एम इंटू वी होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज the multiplication of mass of body and its velocity। ठीक है, मोमेंटम को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, P इक्वल टू एम वी। ठीक है ना, इसको जरा आप नोट कर लीजिए पहले। हो गया ना, ठीक है, थोड़ा मोमेंटम अब अपन लोग लिखना और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ, एग्जाम्पल छोटा छोटा लिया जाए। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with velocity 10 meter per second along x-axis. Write its momentum. ठीक है, तो जरा देखो, इसमें अपन को बोला गया कि ये जो वेलोसिटी है वो किस तरफ है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वेक्टर आप क्या लिखोगे, क्या 10 आई कैप लिखोगे, बताओ बेटा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा, मास तो अपन को गिवन नहीं है 2 kg का, तो आप मोमेंटम कैसे लिखोगे, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, लिख दीजिए 2 इंटू 10 आई कैप, मतलब क्या हुआ 20 आई कैप। इसका यूनिट क्या होगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड, करेक्ट ना। हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लीजिए इसको भी। सर थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ, सर हो गया। ठीक है, डांस। ओके। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगर मान लो अपन के पास, अब डायग्राम में बना दे रहा हूँ, एक बॉडी है ना, जिसका मास है 10 kg का, और इसकी वेलोसिटी है सपोज 50 मीटर पर सेकेंड की ना, ऐसा गिवन आपको। आपको इसका मोमेंटम लिखना है, मोमेंटम वेक्टर लिखना है, एंगल 37 डिग्री है सपोज ये, ठीक है ना। आपको लिखना है मोमेंटम वेक्टर। तो कैसे लिखोगे आप, पहले कहोगे कि जरा वेलोसिटी वेक्टर लिख लेते हैं अपन लोग, ठीक ना। वेलोसिटी वेक्टर कैसे बेटा, तो आप ये बोलोगे कि जो 50 है ये इस तरफ, एंगल 37 डिग्री का, इसका एक्स कंपोनेंट देख लें कितना बनेगा, 50 cos 37 ना बेटा, और इस तरफ हाँ सर। डायरेक्शन क्या बनेगा, 50 sin 37, ठीक है।
50 cos 37 की कितनी वैल्यू आएगी? तो आप कहोगे ये सर 50 4/5 तो 40 आ गया। हाँ करेक्ट है। और ये आ जाएगा आपका 30। तो अभी जब वेलोसिटी वेक्टर आप लिखोगे तो आप यही लिखोगे ना बेटा, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। करेक्ट है। हाँ सर। ये अपना वेलोसिटी वेक्टर हो गया। देन मोमेंटम अगर आपको लिखना होगा तो मोमेंटम लिख दोगे, mv होता है ये, मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 10 और 30i प्लस बल्कि 40i प्लस 30j। ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो, 10 को कॉमन ले लो तो 100 आ जाएगा और ये आपका 4i प्लस 3j हो जाएगा। ठीक। कभी मान लो ना अपन को ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड आपसे पूछ ले, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक ना, तो अपन कैसे करेंगे, 100 रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये करेक्ट बात है। ये कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म हुआ है ना, kg मीटर पर सेकंड, ये वेक्टर फॉर्म, और ये स्केलर फॉर्म हो जाएगा इसका, kg मीटर पर सेकंड। ठीक है। सर वो 100 कैसे हुआ मोमेंटम वाले में? अरे वो ये हाँ ये वाला। ठीक है। यहाँ देखो 10 मैंने कॉमन ले लिया था तो हाँ 100 बन गया ये। ठीक है, 4i प्लस 3j आ अच्छा गया। इस हाँ। नोट कर लेंगे, आप लोग बता दीजिएगा। डन सर। ठीक है। डन सर। ओके बेटा। सर हो गया नोट। हाँ तो ठीक बात है। हाँ, मोमेंटम लिखना थोड़ा अपन को समझ आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद जरा देखो, एक टर्म आता है चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन मोमेंटम। इसको अपन बुलाते हैं बेटा डेल्टा पी से, है ना। चेंज इन मोमेंटम ये डिफाइन होगा डेल्टा पी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है ना। ये कैसे डिफाइन होगा, ये आपका होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कुछ इस तरीके से। ठीक। अब जरा इसको अच्छा नोट ही कर लो, फिर अपन लोग इस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। इस पे भी थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। डन सर। ओके। हो गया नोट। देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा रहेगा कुछ कि अ बॉडी या फिर पार्टिकल, अ पार्टिकल इज मूविंग along x-axis with velocity 10 meter per second, then it turn towards y-axis with the same velocity। ठीक है, सेम बल्कि स्पीड में बोल देता हूँ। ठीक है ना, सेम स्पीड। if
mass of body is 10 kg, find its change in momentum and its direction। जो चेंज इन मोमेंटम का एक तो चेंज इन मोमेंटम ही बताना है और दूसरा आपको डायरेक्शन इसका बताना है। देखिए कैसे अपन लोग सोचेंगे कि बॉडी तो चलिए एक्स एक्सिस की तरफ पहले मूव कर रही थी, मान लीजिए वो इस तरफ मूव कर रही है, देन किस तरफ टर्न हो गई, इस तरफ टर्न हो गई। तो आप क्या कर लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी जरा लिख लीजिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखोगे बेटा, 10 आई कैप ना, बोलिए। हाँ सर। देन वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर गई, टर्न हो गई, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितना, ये भी 10, लेकिन ये जे कैप अपन को लिखना पड़ेगा, करेक्ट चाहिए। हाँ सर। अब अपन को क्या लिखना है इसमें, इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या, तो आप कहोगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास की वैल्यू कितनी है 10 और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 10 आई कैप, कितना हो गया बेटा 100 आई कैप। फिर फाइनल मोमेंटम अपन लोग बोलेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मास 10, वेलोसिटी 10 जे कैप, अपन के पास आ गया 100 जे कैप। आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखा जाए, तो ये लिखा जाता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कितना हो गया बेटा 100 जे कैप माइनस 100 आई कैप। अभी इसकी डायरेक्शन देखिए, ये तो मान लीजिए आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया, इसका डायरेक्शन कैसे बनाओगे, आपको थोड़ा सिखाया है वैसे मैंने। आपका जे जो है वो पॉजिटिव है, मतलब इस तरफ, और आई जो कंपोनेंट है वो कैसा है, निगेटिव। तो ये होगा आपका एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 45 ही बनेगा ना, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं। tan थीटा आप लिखने जाओगे 100 डिवाइडेड बाई 100 लिखना पड़ेगा, यही ना बेटा। तो डेल्टा हाँ थीटा सर। हो गया। जरा इसको नोट कर लीजिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ भी ले। नोट कर लेंगे तो बताएंगे आप लोग। सर हो गया नोट। हो गया सर। ठीक है, सुमित आपको आवाज आ रही है क्या मेरी, सुमित। चलिए अच्छा ठीक है, अपन लोग चेंज इन मोमेंटम सीख गए। अब इसके बाद अपन लोग थोड़ा देखते हैं कि फोर्स कैसे डिफाइन होता है ना।
तो देखिए जैसा अपन लोग काफी दिनों से क्वांटिटी जो भी फिजिक्स की पढ़ रहे हैं, दो तरीके से डिफाइन होती है, ठीक है ना। अब वो जो दोनों टेक्निक है, एक अपन लोग बोलते हैं क्वांटिटी एवरेज होती है और दूसरा इंस्टेंटेनियस होती है, ये ना। जैसे आपने एवरेज एक्सेलरेशन सीखा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सीखा था, एवरेज वेलोसिटी आपने सीखी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीखी थी। वैसे फोर्स भी डिफाइन होगा दो तरीके से, एक कहलाएगा एवरेज फोर्स एंड सेकेंड फोर्स कहलाएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं जरा एवरेज फोर्स। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, एवरेज फोर्स को। कैसे लिखेंगे अपन लोग, तो इट इज डिफाइंड एज the ratio of change in momentum to the time taken for change, ठीक है। मतलब देखिए मोमेंटम चेंज, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। कौन सा टाइम, वो वाला जिस जिस टाइम में ये मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। तो मतलब एफ एवरेज होगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, करेक्ट है बेटा। हाँ सर। इसको ठीक है, जरा इसको नोट करिए। सर हो गया ना? डन सर। ओके ठीक है, थोड़े एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए a particle is moving with velocity 10 meter per second along x-axis after 5 seconds, after 5 seconds its velocity becomes 20 meter per second in the same direction. Find average force on the particle, ठीक है। तो अपन लोग बोलेंगे कि इसको इनिशियल मोमेंटम पहले लिख लेते हैं। कितना आएगा बेटा इनिशियल मोमेंटम, आप कहोगे 10 आई कैप। फाइनल नहीं, ये तो वेलोसिटी हुआ अभी, है ना। इसमें मास से मल्टीप्लाई करना है, मास गिवन है, चलिए मास दे देता हूं मैं 2 kg, है ना। तो आप कहोगे 2 इंटू वेलोसिटी कितना 10 आई कैप, दैट मीन्स 20 आई कैप हो गया। आप लिखोगे फिर फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना, तो बोला जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, आई कैप ही लिखेंगे अपन लोग, ये आ गया 40 आई कैप। तो डेल्टा पी अपन को चाहिए होता है, आप कहोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर लिया जाए, 40 आई कैप माइनस 20 आई कैप, चलिए ये ठीक बात है, आंसर है 20 आई कैप। टाइम कितना इसमें कंज्यूम हुआ है 5 सेकेंड का। अपना एवरेज फोर्स कैसे आप लिखिएगा, एवरेज फोर्स लिखिएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी से। तो डेल्टा पी मतलब हुआ 20 आई कैप डिवाइडेड बाई 5, तो 4 आई कैप। अब फोर्स का जो यूनिट होता है वो आप जानते हैं न्यूटन होता है, तो आप न्यूटन लिख दीजिए, करेक्ट है।
मैग्नीट्यूड अगर आपसे बोला जाएगा एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, तो आप कहिएगा 4 न्यूटन। करेक्ट ना? हाँ सर। ठीक है, जरा नोट करिए इसको। नोट हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। सर हो गया नोट। डन सर। ओके, देन एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अपने से आप करिएगा। A block of mass 15 kg is moving along x-axis with 2 meter per second. Then it turns towards y-axis with 3 meter per second. Time taken in turning is इसको मैं 5 सेकंड लेता हूँ, 5 सेकंड। Find average force on the block. करिए आप इसको। सर मैग्नीट्यूड भी निकालना है।
हाँ, मैग्नीट्यूड भी निकालना है बेटा। तो कोई आंसर बताएगा? आंसर बताओ बेटा। अर्चिता बोलो, एवरेज फोर्स क्या है? सर 3 ब्रैकेट में 3 जे कैप माइनस 2 आई कैप। अब मैग्नीट्यूड निकाल दो। ठीक है। सर 2 आई कैप। अच्छा हाँ, 2 आई कैप, करेक्ट 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 करेक्ट। और मैग्नीट्यूड 3√13। 3√13, वेरी गुड, न्यूटन करेक्ट है। तो मैं थोड़ा क्विक लिख देता हूँ, हालांकि आप लोग समझ तो रही होंगे। इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा? अपन लोग बोलेंगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास 15, इनिशियल वेलोसिटी कितना? तो 2 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस, इसका मतलब 2 आई कैप। ठीक है। फाइनल मोमेंटम तो आप कहोगे 15 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वाई, मतलब जे कैप। तो ये हो गया आपका 30 आई और ये हो गया 40 जे। ठीक है। अपन को एवरेज फोर्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम चाहिए होता है। 45 45। 40, हाँ बेटा, सर हाँ 45 हाँ, है। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो आप बोलोगे 45 जे माइनस 30 आई। ठीक है, करेक्ट है ये। देन अपन लोग एवरेज फोर्स निकालने जाएंगे। एवरेज फोर्स कैसे? तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी अपन के पास है वैसे, गिवन इक्वेशन है 5 सेकेंड। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 45 जे माइनस 30 आई डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 9 जे और 6 आई हो गया, कॉमन ले लीजिए 3, तो 3 जे माइनस 2 आई हो गया। करेक्ट है ये एवरेज फोर्स आ गया। अपन लोग बोलेंगे न्यूटन में है ये। आपको एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, आप कहोगे 3, तो ठीक बात है, ये कॉमन ही निकाल दीजिए। अब इसका रूट ओवर कर दीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 आपका 13 हो जाएगा, 3√13 न्यूटन आ गया। करेक्ट है, तो यही आपका आंसर है। मेरे को ऐसा लगता है कर तो सभी लोग चुके ही होंगे वैसे, अगर नहीं कर हाँ पाए थे सर। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर चुके हैं ना आप लोग? हाँ सर। अगर करना है किसी को जल्दी से बता सकता है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं फिर। ठीक है, नोट कर चुके हैं आप लोग, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब जरा देखो इसमें क्या होता है ना बेटा, ये तो ठीक है अपन लोगों ने लैंग्वेज में उसको लिखा। कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मान लीजिए आपके पास एक वॉल है ना, ये फिक्स्ड वॉल है, और इसमें बोलेगा कि एक पार्टिकल आया, कुछ ऐसे मास कोई आया, कोलाइड होके वापस चला गया ऐसा करके। ठीक है ना, बोला गया कि ये 10 मीटर पर सेकंड से कोलिजन हुआ इसका, जब रिबाउंड हुआ आफ्टर कोलिजन तो भी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। जो कोलिजन का टाइम है उसको बोला गया कि ये 1/10 सेकंड है सपोज। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि आप जरा बताइए कि जो वॉल है वो बॉल या फिर बॉडी पे क्या फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी, कितना फोर्स एग्जर्ट किया होगा इसने। ठीक है ना, ड्यूरिंग कोलिजन। तो अपन लोग कहेंगे कि जो बॉल है ना उसका
अपन लोग चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं और जो भी टाइम लगा है उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज फोर्स निकल आएगा। मान लीजिए ये मास है 2 kg का, ठीक है ना, मास की वैल्यू कितनी है 2 kg। तो अपन लोग जरा फाइनल मोमेंटम लिखते हैं और इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं, ठीक। जरा देखो फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे बेटा, तो आप लिखोगे -10 आई कैप ना, मतलब अभी इसमें मास से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है, तो -20 आई कैप। ये करेक्ट बात है क्या? हाँ सर। इनिशियल मोमेंटम अपन को लिखना है तो आप कहोगे कि इनिशियल वेलोसिटी देखें वो 10 आई कैप होगा, मास से और मल्टीप्लाई कर दें 20 आई कैप हो गया, करेक्ट। चेंज इन हाँ मोमेंटम देखना था, चेंज इन मोमेंटम, तो ये आपके पास आ गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट मीन्स -20 i -20 i -40 i बन गया अभी ये, ठीक। और जो टाइम लगा है डेल्टा टी, इसकी वैल्यू तो अपन को गिवन है 1/10, ठीक है, ठीक बात है। अपन को बताना है कि एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन बॉल, लिख देता हूं मैं, ये मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, जो कि आई और कोलिजन होके रिबाउंड हो गई, तो अपन लोग बोलेंगे एवरेज फोर्स ये बनेगा फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय, मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, -40 i डिवाइडेड बाय 1/10, करेक्ट है। तो अपना आ गया 400 आई कैप न्यूटन, ठीक। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए सपोज, अपन लोग बोलेंगे 400 न्यूटन हो गया ये। Done, sir. ठीक है। क्या नोट हो गया बेटा, आप सारे लोग थोड़ा बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, तो ये तो देखो एवरेज फोर्स पे क्वेश्चन हो गए कुछ, ठीक है। एवरेज फोर्स अपन को समझ आया और एवरेज फोर्स के ये क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब अपन लोग इंस्टेंटेनियस फोर्स पढ़ते हैं ना। It is defined as the rate of change of momentum, ठीक है। फोर्स इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, d टाइम्स mv डिवाइडेड बाय dt, ठीक। अगर बोलेंगे इफ मास इज कांस्टेंट तो आपका फोर्स हो जाएगा m dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है बेटा। और dv डिवाइडेड बाय dt होता क्या है बताओ, dv डिवाइडेड बाय dt क्या होता है बेटा?
करेक्ट है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जरा इसको नोट कर लो। वेटिंग रूम में कौन है भाई? तीशा। ओके ओके ठीक है, जरा ये तीशा अभी इसने फिर से रिज्वाइन करा है, शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार लिख ले ये भी। तीशा अभी आवाज आ रही है आपको क्या? हाँ सर। ठीक है, नोट करो नोट करो। सर हो गया नोट। ठीक ठीक। अभी मेरे को ऐसा लगता है सबने नोट कर लिया होगा अभी तो, है ना? कुछ एक आध क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, a block of mass 10 kg is moving with velocity v equal to 20 t square meter per second, ठीक है। Find force acting on block at, पहला क्वेश्चन t equal to 1 second, second question t equal to 3 सेकेंड, सपोज ऐसा है क्वेश्चन आपके पास। तो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है ये, ऐसा कुछ ना, आसानी है। फोर्स को क्या बोलोगे? m dv डिवाइडेड बाई dt, है ना? तो ठीक बात है, m की वैल्यू तो है अपन के पास 10, और वेलोसिटी देखो आपको क्या गिवन था, 20 t स्क्वायर, तो dv डिवाइडेड बाई dt करोगे कितना आ जाएगा? 40 t, ठीक है ना? तो ये हो गया 40 इंटू टी। अब पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको किस मोमेंट पे चाहिए था? 1 सेकेंड पे, तो अपन लोग बोलेंगे 400 इंटू 1, 400 न्यूटन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, आपको फोर्स कब चाहिए था? t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो 400 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1200 न्यूटन। क्लियर है ना? बताओ भाई, बताइए आप लोग। हाँ सर। ठीक है, सर हो गया नोट। अच्छा नोट कर लिया आप लोग? हाँ सर। ठीक।
तो ये तो फोर्स हो गया, फोर्स की डेफिनेशन हो गई, कैसे डिफाइन होता है, और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, है ना। अब अपन लोग आते हैं न्यूटन्स लॉज पे, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हालांकि ये कि आप लोगों को कुछ थ्योरी तो हल्का फुल्का आता ही होगा, है ना। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, पता है आप लोगों को? बताओ भाई। बताओ बताओ, इतना तो आपसे मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा तो बताओ ही, डेफिनेशन तो बताओ ही। मैथमेटिकल टर्म में आपसे एकदम नहीं पूछ रहा हूँ, बट आप थ्योरी तो बता ही सकते हो, बताओ। सर जो बॉडी एट रेस्ट, नहीं तो जो हम्म एक कांस्टेंट स्पीड पे भाग रही है वो भी स्ट्रेट लाइन पे, एक पार्टिकल हम्म जो मूव कर रहा है हम्म सर स्ट्रेट लाइन पे, सर वो तो नहीं न्यूटन हाँ, फर्स्ट वही लॉ। वही 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 उसी की मैं बात कर रहा हूँ। सर जैसे वो होता है ना सर, वो यूनिफॉर्म मोशन और वो सब। बताओ भाई, कोई और मान लीजिए, चलिए सागर ने थोड़ा दिया, बताया। An object stays at rest or motion हम्म until someone applies any external force. करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट बोल रहे हो आप। ठीक है, थोड़ा सा इनकरेक्ट एक स्टेटमेंट था, मतलब एक वर्ड था उसमें, वो बस इतना था कि आपने बोला मोशन ओनली, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। और कोई बताना चाहेगा क्या? एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये डेफिनेशन। सर मेरे को टेक्स्ट बुक वाली याद है. बताओ भाई भाई, टेक्स्ट बुक वाली बताओ। Every object continues to be in its state of rest or of uniform and accelerated motion unless and until it is acted upon by an external force. करेक्ट है, Uh, वेरी गुड। यही है। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखिए इसको, है ना। आप इसे थोड़ा याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, एवरी बॉडी प्रिजर्व्स in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by forces impressed thereon। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन कैसा? स्ट्रेट लाइन वाला। अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट इट स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस्ड देयरऑन, मतलब इस पे जब तक कि आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक अपनी वो स्टेट को
वैसे ही प्रिजर्व करके रखेगी, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट का हो या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन तब चेंज होगा जब आप फोर्स लगाएंगे, या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट तब चेंज होगा, वो मोशन में बॉडी आएगी जब आप फोर्स लगाएंगे। अगर नहीं लगा रहे तो बोलेंगे फिर चेंज नहीं होगा। करेक्ट है, नोट करिए इसको। सर आपने वो लास्ट में क्या लिखा है? बाई फोर्सेस इम्प्रेस्ड देयर ऑन। सर हो गया ना? क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। ठीक है। अपन लोग बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शिया मतलब होता है कोई बॉडी अगर वो रेस्ट में है, अपनी स्टेट मतलब रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, इसको अपन लोग बुलाते हैं बॉडी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर अगर ये लॉ कोई ऑफ बॉडी, इनर्शिया सर वो गैलीलियो ने दिया था ना? हाँ हाँ, वही वही वही। तो इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर एक कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अगर मतलब इसे क्या बोलेंगे अपन लोग? ये इनर्शिया बोलेंगे, उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक। अगर एक कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कोई वेलोसिटी उसमें है ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, अपन लोग बोलेंगे इसको इनर्शिया ऑफ मोशन। बात करेक्ट है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अगर बॉडी का डायरेक्शन मतलब बॉडी मूव करे उसकी डायरेक्शन फिक्स है तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना। ओके सर। अच्छा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए कोई एक व्हीकल में आप बैठे हैं, जैसे सपोज आप कार में बैठे हैं, अचानक ब्रेक लग जाता है, अचानक ब्रेक लग गया, ठीक है, आप आगे की तरफ चले जाते हैं ना, ऐसा होता है ना आपको, आपके हाँ साथ? सर। ये कौन सा इनर्शिया था वैसे? सर थर्ड। इनर्शिया ऑफ मोशन था, मोशन मोशन, थर्ड नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन था, वो डायरेक्शन वाला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल। मान लीजिए एक पेपर है ना, मान लीजिए टेबल है, टेबल पे एक पेपर आपने रख दिया, टेबल पे एक पेपर मतलब सिर्फ एक पेपर है ऐसा समझिए, और उस पेपर के ऊपर कोई भी आप कॉइन रख दीजिए। ठीक है, पेपर के ऊपर एक कॉइन रख दीजिए आप अचानक पेपर को नीचे से खींच दीजिए, कॉइन वहीं पे रुका रह जाता है, ऐसा आपने देखा है? अचानक आप काफी हाँ तेज अगर सर। खींचेंगे तो ये मतलब कॉइन वहां पे रुका है, तो अपन लोग इसको कौन सा इनर्शिया बोलेंगे? सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। करेक्ट है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए अपन लोग किसी व्हीकल में जा रहे हैं, ठीक है ना, किसी व्हीकल में जा रहे हैं, टर्न आ गया और अपनी गाड़ी अचानक ही टर्न हुई, आप किस तरफ चले जाते हैं? बाहर की साइड जाने लगते हैं, ऐसे लगता है कि बाहर की तरफ गिर पड़ेंगे, यही हाँ ना? सर। ये कौन सा इनर्शिया है वैसे? डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, करेक्ट बात है। तो ये क्या, ये तीनों इनर्शिया आपको समझ आ गई? इनर्शिया ऑफ मोशन किसको बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसको बोलते हैं? करेक्ट हाँ है। सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको अपन लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये 3 टाइप्स होता है, ये भी आप लिख ही दो बल्कि। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स।
फर्स्ट inertia of rest, second inertia of motion, और थर्ड होता है inertia of direction। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें inertia of rest का एग्जांपल मैंने लिख रहा हूँ, ना मोशन का और ना डायरेक्शन का। ठीक है, सर हो गया ना? इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, या फिर अपन लोग लिखे कैसे थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अपन लोग थोड़ा इसके बारे में अभी अभी पढ़े हैं, इससे पहले पढ़े हैं। ठीक है, यही दिया था इन्होंने, न्यूटन ने सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द सर वही रेट, ना F इक्वल्स टू m हाँ हाँ हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है बेटा, कहीं कहीं मोमेंटम को अपन लोग लीनियर मोमेंटम भी लिखते हैं, तो मोमेंटम लिखा हो या फिर लीनियर मोमेंटम लिखा हो, एक ही बात है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is proportional to the force applied। ठीक है, F इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय dt, जिसे अपन लोग बाद में बुलाएंगे F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, if m is constant। इस पे पूरा चैप्टर आपका डिपेंड है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी लॉ पे बनेंगे। ठीक है, सर बताओ। सर एम मतलब मास मतलब कांस्टेंट नहीं हो गया और कैसे मतलब हो सकता है? नहीं तो ये दरअसल ना तब कुछ ऐसा बनेगा, अभी आप लिखना नहीं, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या होता है, फोर्स और डी बाई डी टी ऑफ एम वी है ना। तो कभी ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, कंसेप्ट अपन लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर तो कहेंगे ये दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हुआ, मास भी वेरी कर रहा होगा, वेलोसिटी भी वेरी कर रही होगी। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, ये टर्म मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, इसको अपन लोग थ्रस्ट फोर्स बुला देंगे। लेकिन अब भाई अभी थ्रस्ट पढ़ाने लगेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको थ्रस्ट फोर्स बुलाते हैं, ये वाला चीज। ठीक, करेक्ट है बेटा? हाँ सर। नोट कर लिया है ना सारे लोगों ने? हाँ सर। अब हाँ। इसके बाद आपका आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, क्या होता है जानते हो? थ्योरी तो जानते ही होगे थोड़ा। हाँ सर, हम्म, ये बड़े याद है। सर इसके टेक्स्ट बड़े बुक वाला चर्चे याद होते है हैं मुझे एक्चुअली भी। में, हाँ, मतलब to इसके every action there is an सर तीन लॉ में से equivalent यही एक लॉ है जो फर्स्ट बार अच्छे से पढ़ा है। क्या अच्छा, यही वाला लॉ है जो अच्छे से पढ़ा था, इसके अलावा और कोई लॉ अच्छे से नहीं पढ़ा था। सर, यही समझा था मुझे। सर ये तीन लॉ में सबसे फर्स्ट यही लॉ याद होगा।
हाँ सर, सबसे पहले यही समझा। हाँ, मतलब इस पे बहुत सारे मीम भी बनते हैं, है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। हाँ, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। देखो रिएक्शन को मैंने आर एक्शन लिख दिया है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या होता है, कोई बोलेगा फिर से? Sir, to every action there is an equal and opposite reaction. हाँ करेक्ट है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिख लीजिए, खैर यही लिख लीजिए। ठीक है, मतलब कि कोई अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो आप वापस एक थप्पड़ उसको रसीद कर दो, यही एक्शन और रिएक्शन लॉ है, यही ना? सर वही बताओ। ना, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे सेम फोर्स डालते, वही ना? हाँ हाँ, वही 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 वही, ठीक है। जो मैंने बोला था वो था नहीं, वो मैंने मजाक में बोला, जोक हाँ मैंने मतलब पता है, ऐसे दिया था, है ना? ऐसा नहीं एग्जाम्पल। कि कोई एक थप्पड़ मारे तो आप भी दूसरा थप्पड़ मार दो तो एक्शन रिएक्शन है, नहीं वो नहीं है ये। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, एक्शन एंड रिएक्शन मतलब कोई भी यूनिवर्स का कोई भी फोर्स जो होगा वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यूनिवर्स का कोई भी फोर्स होगा वो जो होगा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एक को आप एक्शन बोलेंगे तो दूसरे को रिएक्शन बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? एवरी फोर्स इन यूनिवर्स exist in pair if one is action, other is reaction। मतलब एक अगर एक्शन होगा नेसेसरीली दूसरा रिएक्शन होगा, ठीक है? अब जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप शायद नोट कर चुके हैं ना, आप लोग नोट एक बार कर लीजिए और फिर बताइए, फिर इसके एग्जांपल्स मैं लूँ, आपको अच्छे से समझाऊं। Done, sir. अच्छा, देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि सपोज ये अर्थ है ना? अर्थ पे कोई मैन है, यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक ना? अर्थ पे कोई एक मैन है, तो मैन अगर एम मास का है तो इस पे एक mg का फोर्स लगेगा। इतनी बात अपन को समझ आती है, यही ना? अगर हाँ मैन सर। है एम मास का mg का फोर्स लगेगा। मैं इसको अगर एक्शन बुला रहा हूँ तो देखो रिएक्शन क्या होगा बेटा, अपन लोग बोलेंगे कि मैन अर्थ के सेंटर पे एक फोर्स लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड mg होगा। बात करेक्ट है? और अगर मैं इसको एक्शन बोल रहा हूँ तो अब मेरे को इसको रिएक्शन बोलना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? समझ आया? हाँ सर। यही होता है आपका एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। और हाँ, इसमें देखो जैसे नेमिंग है ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि किसको मैं एक्शन बोलूंगा और किसको रिएक्शन बोलूंगा। मैं किसी को भी एक्शन बोल सकता हूँ और दूसरे को रिएक्शन बोल सकता हूँ। मतलब इसको अगर मैंने एक बार बुला दिया कि ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। अब मैं ऐसा भी बोल सकता था कि ये एक्शन है तो फिर ये वाला रिएक्शन है। ये बात क्लियर है ना? हाँ sir. अच्छा, ठीक है। एक और जरा यहाँ पे देखो, एक मास है m, आपने इसको ग्राउंड के ऊपर रख दिया, ठीक है? अब ये बताओ कि मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बना दिया n एक, ये आपको सिखाया था पिछली क्लास में नॉर्मल रिएक्शन बनाना। हाँ sir. आप बताओ अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन किधर है? Sir, towards the ground.
ग्राउंड पे ना। ग्राउंड। ग्राउंड पे, करेक्ट बात है, ये इसका रिएक्शन होगा। मतलब अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा। अच्छा, इस पे mg अगर एक्शन है ना, ये तो रिएक्शन कहाँ होगा? सर ऊपर। ऊपर होगा, लेकिन किस पे होगा? एनीवन? सर क्वेश्चन क्या है? हाँ बेटा, तो क्वेश्चन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक को आपने ग्राउंड पे रख दिया, ठीक है ना, ब्लॉक को आपने ग्राउंड पे रख दिया। अगर ये एक फोर्स है mg, ये है आपका एक्शन, तो रिएक्शन किधर है? towards the block ground टूवर्ड्स द, the center of the block. नहीं, कोई ठीक ठीक बताए। अर्चिता, आपको क्या समझ आ रहा है? फिर शायद ब्लॉक की तरफ होगा, नीचे से, नीचे मतलब कहाँ से? ग्राउंड से। अरे ग्राउंड अर्थ का है, ऐसे बोलो ना कि ग्राउंड अर्थ का ही तो है। हाँ मतलब अर्थ से। तो अर्थ के सेंटर पे लगेगा ना, ऐसे बोलो, ये करेक्ट आंसर आपका, समझे? ग्राउंड से बोलने का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आप बोलो कि अर्थ पे ही ग्राउंड होता है, और दरअसल अर्थ के सेंटर पे इसका रिएक्शन होगा। अगर mg को मैं एक्शन बोल रहा हूँ, तो अर्थ के सेंटर पे mg अपवर्ड होगा, जो कि रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एक चीज और आपको यहाँ से दिख रही होगी, वो ये बात दिख रही है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। देखो, यहाँ मैन पे लग रहा था, तो मतलब अगर एक्शन है तो अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैं क्या बुला रहा हूँ? रिएक्शन है, करेक्ट है। इधर देखो, नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन अगर एक्शन है, तो ग्राउंड पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो क्या है? आपका रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन, ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं, वो टू डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। क्या ये बात समझ आ गई आपको? हाँ हाँ सर। सर। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्शन एंड रिएक्शन forces acts on two different bodies. सेम बॉडी पे कभी नहीं लगेगा। तो मयंक, ये बताओ, तुम बोल रहे थे कि यही एक लॉ है जो अच्छे से समझ में आता था, तुम ही बता रहे थे हाँ? हाँ सर। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो ये तो न्यूटन सेकेंड थर्ड लॉ की बात हो गई, ठीक है। आप लोग नोट कर चुके हैं क्या? हाँ हाँ सर। सर एक मिनट। अच्छा, सर हो गया। हो गया, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ फिर से वापस पढ़ने, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लॉ में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है ना, वो बस इतना ही है, मतलब डेफिनेशन है इसमें, ठीक। सेकेंड लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अपन लोग अब सेकेंड लॉ स्टार्ट करते हैं, और पूरा मतलब चैप्टर इसी के आगे पीछे गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक। सेकेंड और थोड़ा थर्ड, ठीक है। हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ।
तो जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ने तो यही बोला था, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अपन लोग थोड़ा इसको और करेक्ट लिखेंगे, इसको बोलेंगे F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। है वही चीज, अब थोड़ा सा और अपन लोग इसको सही से लिखना स्टार्ट किए। थोड़ा मतलब इसमें मान लो कि F नेट में क्यों बुला रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि अगर X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में, तीनों ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा हो तो उसको फिर अपन लोग क्या बोलने लगेंगे, नेट फोर्स बोलने लगेंगे। मतलब ऐसे बोलेंगे कि Fx कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fz कैप, अगर ऐसे फोर्स आपको गिवन है तो आप लिखोगे m टाइम्स AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप। करेक्ट है ना? फिर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, Fx इक्वल टू MAX, Fy इक्वल टू MAY। कंपेयर कर दिया आपने उन लोगों ने, मतलब देखो I का कोफिशिएंट इधर से, I का कोफिशिएंट इधर से, J का कोफिशिएंट इधर से, J का इधर से, K का कोफिशिएंट इस साइड से, K का इस साइड से। मतलब आप बोलोगे Fz इक्वल टू MAZ। ठीक, अपन लोग इसको बोलेंगे Fx क्या है, तो बोलोगे आप नेट फोर्स एलोंग x डायरेक्शन। Fy क्या है, तो अपन लोग बोलेंगे नेट फोर्स एलोंग y डायरेक्शन। Fz क्या है, आप कहोगे नेट फोर्स एलोंग z डायरेक्शन। Done, क्या sir. नोट कर लिया इसको? अब इसमें भी अपन का केस आएगा, केस नंबर 1। ठीक है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब वो रेस्ट में है। ठीक है ना? ठीक है, अगर रेस्ट में होगा तो क्या होगा, आप कहोगे एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया। मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स ही जीरो हो गया। ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन का जितना फोर्स था वो जीरो हो गया, वाई डायरेक्शन का जो फोर्स था वो जीरो हो गया, जेड डायरेक्शन का जो फोर्स था वो भी जीरो हो गया। तो टोटल फोर्स के लिए इधर आप समेशन जरा लगा दो, ये ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ जेड। ठीक है ना? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन इज जीरो। करेक्ट? सर हो गया नोट। सभी ने नोट कर लिया बेटा? हाँ सर. अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में कि मतलब अपन लोग वैसे कह क्या रहे थे, ये क्या कह रहे थे अपन लोग। ठीक है, जैसे देखो मैं ऐसा कह दूं कि मेरे पास एक ब्लॉक है ना, और ये सपोज 10 kg का है, आपने इसको ग्राउंड पे रख दिया। अपन से कोई ऐसा पूछ सकता है कि आप बताइए ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। इस ब्लॉक पे
ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना होगा, ये अपन से अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम आपको सिखा चुके हैं, सभी को याद होगा, है ना? बोलिए। हाँ हाँ सर। सर। आप क्या करिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या करना पड़ेगा, एक और फोर्स दिखाना पड़ेगा mg का डाउनवर्ड, ठीक है। mg का एक और फोर्स आप इसमें दिखा दीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg मतलब 10g। आप कहोगे ये तो इक्विलिब्रियम में है ना, रुका हुआ है, तो क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम में, ठीक। और अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो अपन लोग बोल लेते हैं कि ना तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, खैर इस पे दिख भी नहीं रहा एक्स डायरेक्शन में फोर्स, ना ही वाई डायरेक्शन में फोर्स है। मतलब वाई डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स है तो उनका समेशन 0 है। मतलब अगर दो फोर्सेज हैं उनका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं कहूंगा समेशन 0 होने का एक और मतलब है, जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इतनी बात समझ आई बेटा? हाँ जितना सर। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10g। मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 100 न्यूटन का। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, नोट करिए जरा। हो गया नोट सर। ठीक। ये मान लीजिए 3 kg का ब्लॉक है और ये है 2 kg का ब्लॉक, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दो दो सरफेस कांटेक्ट में है, एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n1 आएगा और इसमें n2 आएगा, ठीक है ना। आपको n1 और n2 की वैल्यू बतानी है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कर तो आप सभी लोग लोगे, क्योंकि FBD बनाना सीख चुके हो आप, ठीक है। और बस इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करनी है, दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। आप ये बताओ 2 kg का FBD का मैं बनाऊं तो 2g नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा आपको, यही ना। और हाँ सर। n1 को बनाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। आप कहोगे फॉर इक्विलिब्रियम n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2g के इक्वल, दैट मीन्स 20 न्यूटन, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 3 kg का FBD बनाओगे। इसमें n1 आएगा ऊपर की तरफ से, ठीक है। mg इसका मतलब 3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और n2 जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। पिछली क्लास में बहुत क्लियरली सीख चुके हैं। तो फिर कहोगे फॉर इक्विलिब्रियम n1 प्लस 3g की वैल्यू क्या होगी, n2 की के इक्वल। n2 क्या आ गया, n1 प्लस 3g हुआ। n1 आपके पास क्या है, 20 न्यूटन, और 3g दैट मीन्स 30 न्यूटन। क्या आ गया, 50 न्यूटन। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। सर एक बार वापस से समझा दोगे? कौन सा बेटा, ये दोनों ही? हाँ, मतलब 3 ग्राम। 3 kg वाला जरा देखो, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसका जब FBD बनाओगे तो जैसे इस सरफेस के बीच में n1 नॉर्मल रिएक्शन था ना इसमें, तो जो हाँ। नॉर्मल रिएक्शन इस पे अपवर्ड बनाओगे, इस पे तो उसी को डाउनवर्ड बनाना पड़ेगा ना अपन को, ठीक है। एक इसका ये वेट होगा, वेट डाउनवर्ड, और एक और फोर्स जो कि अब क्योंकि ग्राउंड पे आपने रखा है तो ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड इसमें लगेगा, जिसे n2 बुला दिया अपन लोगों ने, ठीक। तो देखो जरा, n1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और 3g की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो n1 प्लस 3g ये डाउनवर्ड हुआ, n2 अपवर्ड है, इक्वल टू आप कह दोगे n2 होगा, ठीक है। हाँ सर। तो अपन के पास n2 की वैल्यू आ गई, आप n1 प्लस 3g लिख दो, n1 की वैल्यू प्लेस कर दो, ठीक है, और n2 की वैल्यू 50 न्यूटन। आई होप आप लोगों को सभी को क्लियरली समझ आया ही होगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर समझा। ठीक है, नोट कर लीजिए और बताइए फिर।
सर हो गया। एक क्वेश्चन अपने से करेंगे आप। देखो इसमें आएगा नॉर्मल रिएक्शन N1, इसमें आएगा N2 और इसमें आएगा N3। आपको N1 फाइंड आउट करना है, N2 फाइंड आउट करना है और N3 फाइंड आउट करना है। निकालिए जरा। हो गया सर। क्या क्या आंसर आ रहे हैं? सर 20 न्यूटन N1, करेक्ट है, 50 न्यूटन N2 करेक्ट है, और करेक्ट, सर 100 न्यूटन। 100. वेरी गुड, करेक्ट है आप लोगों के आंसर। मुझे है। आपको भी यही आंसर आया? हाँ वेरी सर। गुड, हाँ ठीक है। क्या मेरे को बताने की जरूरत है? सर नहीं। श्योर ना? अगर किसी को है तो वो बता सकता है, या फिर आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं देख लूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बन पाया तो मैं कर देता हूँ। कोई भी? मतलब आप सभी लोगों को क्लियर है? हाँ सर। तो अगर हैंड रेज नहीं कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि सही है, सभी लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो एक छोटा सा और क्वेश्चन। मान लीजिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ये है 20 kg का, ठीक। ग्राउंड थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, चलिए ऐसे बना देता हूँ मैं, ये हो गया ग्राउंड। इसको आप 5 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, मतलब आपने कोई फोर्स लगा दिया इस पे 5 न्यूटन का, ठीक है। आपको फिर इसमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है, इसकी क्या वैल्यू होगी नॉर्मल रिएक्शन की, ठीक है। सर 205 न्यूटन। 205, 205, नहीं, टू 205 नहीं होगा। अर्चिता क्या आंसर है? सर 195 न्यूटन। करेक्ट, 195 होगा। इसमें देखो एफबीडी बनाओ ना, आपको समझ आएगा। जैसे देखो एफ आपने अपवर्ड डायरेक्शन लगा दिया 5 न्यूटन का, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा,
mg डाउनवर्ड, mg मतलब 20g। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन इनको ऐड करना पड़ेगा, मतलब n प्लस 5 इक्वल टू 20g, 20g मीन्स 200, n प्लस 5, तो n की वैल्यू आप लिखोगे -5 करना पड़ेगा, 195 न्यूटन। डायरेक्शन का आप ध्यान दीजिए, ऐसे है ना, वो देखना पड़ेगा आपको, विदाउट डायरेक्शन का ध्यान दिए आप कुछ गलत कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना? अभी आज के लिए बस इतना मैं रखता हूँ। अभी आप क्या करिएगा, जितने मैंने एफबीडी बनवाए हैं, है ना, देखिए इसमें क्या आपको जरूरत तो सारे क्वेश्चन के लिए एफबीडी की ही पड़ रही है, फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ रही है। एक बार फिर से वो लेक्चर आप चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आपने नोट्स बनाए तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी एफबीडी पे बेस्ड रहेगा ये। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, है ना, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग मिलते हैं। डे। ओके बेटा, ठीक है, Bye, sir. बाय बेटा, गुड नाइट। Good night, sir.